शालोम, आप सभी बच्चों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कई दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ व्यक्तिगत थोड़े से निजी ज़्यादा कारण हो गए थे, इस वजह से रेगुलर क्लास होगी आज के बाद में, और रेगुलर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी। ठीक है। एसआई की जो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, अभी जो डेट आई है 4 सितंबर के आसपास की है। तो देखो, अपने पास में कुल मिला के 60 दिन बचते हैं। एसआई की रणनीति क्या है, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो पिछली वाली क्लास में बताया था आपको, साइमन कमीशन, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, साइमन कमीशन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन साइमन कमीशन के बाद जो अगला चैप्टर आता है, नेहरू रिपोर्ट, उस पर बात करेंगे। ठीक है। क्लास को थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में छोटा रखने की कोशिश है। मैक्सिमम फैक्ट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूंगी, जो अपन इधर उधर की बातें करते हैं वो थोड़ी सी कम करके और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है। अभी आज या कल से ही आपको मध्यकालीन की क्लास 100% अभी मिल जाएगी। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट, बात हो रही है किस चीज की? भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। आधुनिक भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में होम रूल लीग आंदोलन क्या था वो अपन ने पढ़ लिया। असहयोग आंदोलन क्या था वो अपन देख चुके। असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण ये आरएस मेंस में इन्हीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने क्रांतिकारियों का प्रथम चरण जो है वो भी पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन के 7 सदस्य मैंने आपको बताया, तीनों पार्टियां मैंने आपको बताई। अगर ये चीजें आप देखना चाहते हो तो पिछली वाली जो क्लास है, साइमन भारत में आए थे, उसको एक बार आप देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखें तो ये क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो भारत की बात हो रही है। भारत में इस समय जो सचिव थे भारत के, उनका नाम था बिर्केनहेड। बिर्केनहेड मैं यहां लिख देती हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए, लॉर्ड बिर्केनहेड। और ये जो बिर्केनहेड थे, इन्होंने भारतीयों को बुलाया और भारतीयों को बुला करके इन्होंने कहा कि देखो, आपने साइमन कमीशन को मना किया, भारतीय लोग जो है बहुत अच्छी चीजें जानते हैं, आपने यही बात कही, तो चलो मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, आप एक ड्राफ्ट बना के लेकर आए जो भारत में सभी व्यक्तियों को मान्य हो। सभी व्यक्तियों से इनका मानना था सभी दल, सर्वदल उसे मानते हो। तो ये एक चुनौती लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की। 1928 की घटना है। साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय, कितनी तारीख को उनकी डेथ हो जाती है, कितनी तारीख को उनके सिर पे लाठियां पड़ती हैं। भगत सिंह वाला चैप्टर उससे जुड़ा हुआ है, वो अगली क्लास में होगा। तो बिर्केनहेड जो भारत सचिव थे, इन्होंने कहा कि सर्वदल की सहमति से या सम्मति से एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप जैसा साइमन कमीशन जैसा वो आप बना के ले आए। अगर आप ये लेकर आते हैं तो हम देखते हैं, हम बात करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, किसे नियुक्त किया गया? मोतीलाल नेहरू। ये मैंने यहाँ लिख दिया, मोतीलाल नेहरू, इन्हें नियुक्त किया गया। एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई और मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। थोड़ा सा अब जो क्लास में अब पॉइंट्स आएंगे, टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआई हो या आरएस हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखते जाना, मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करती हूँ। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। सबसे पहले अपन ये चीज़ देखते हैं कि इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया। तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था तेज बहादुर सप्रू। ये तेज बहादुर सप्रू पिछली वाली क्लास में भी नाम आया, आप ध्यान रखना। अभी एक बार और नाम आएगा, फिर ध्यान रखना, फिर एक बार और नाम आएगा, फिर ध्यान रखना। तो प्रारूप, जिसे ड्राफ्ट कहा जाता है, वो तैयार करने का काम किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू। थोड़ा सा अपन लिंक कर लेते हैं, अपना संविधान पढ़ते हैं। तो संविधान में ड्राफ्ट बनाने का काम अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर जो थे, उनके द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रारूप बनाया गया था। तो इसको लिंक कर लेना कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसके द्वारा? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तो इन्होंने एक हेडिंग दी भारत को, क्या दी उस ड्राफ्ट की? भारत में संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक विकास, व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है। ये जो चीज थी,
ये हेडिंग दी तेज बहादुर सप्रू ने। तो पहली शर्त ये थी कि सभी दल के लोग जो है इसमें शामिल हो। तो कौन कौन से दल के लोग आए देखा आपने, कौन कौन से दल से, कौन कौन से क्षेत्रों से बातें हुई। तो देखो, सबसे पहले तो अगर दल की बात आए तो आप लोगों के दिमाग में भी एक ही पार्टी आएगी और वो आएगी मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय। तो मुस्लिम संप्रदाय को जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अली इमाम, और एक का नाम है शोएब कुरैशी, ठीक है। ये दो नाम है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाई चांस किसी एग्जाम में पूछ लिए जाए तो मुस्लिम संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ये दोनों। इसके बाद में हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले कौन, तो नेहरू ने कहा हम तो सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम अलग से किसी हिंदू दल का नेतृत्व नहीं कर रहे, हिंदुओं के संबंध में कोई बात कहनी है तो अलग से कोई व्यक्ति है। तो हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था जयकर, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदुओं के बाद बात आती है सिखों की, ठीक है। तो सिखों का नेतृत्व किया था मंगल सिंह ने, ठीक है। अब जैसे हिंदुओं की बात आई, हिंदू धर्म हमेशा विवादास्पद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ण हिंदुओं की बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अस्वर्ण हिंदुओं की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो जयकर है इनके अलावा एक और व्यक्ति को नियुक्त कर लेते हैं जो कि दलित वर्ग की बात करेगा। तो वो है आपके GR प्रधान, और GR प्रधान गैर ब्राह्मण, मैंने और शब्द नहीं लिखा, सीधा सीधा यहाँ लिख दिया, गैर ब्राह्मणों के हितों की बात करने के लिए GR प्रधान को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये बातें हो गई 2-3। इसके अलावा आपके तेज बहादुर सप्रू, तो लिबरल पार्टी बनाई गई थी। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 1920 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने लिबरल पार्टी का गठन किया था। 1925 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और CR दास दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में लिबरल पार्टी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसने इसके बारे में थोड़ा सा वो नहीं रहता। तो लिबरल पार्टी जो थी इसका नेतृत्व कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। दोबारा से नाम आ गया तेज बहादुर सप्रू का, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, तब तक मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ और स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सारे फैक्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने, सबसे सवाल आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे बात करते हैं, ये हो गए सारे के सारे। अब बात करते हैं समाजवादी दल, क्योंकि समाजवाद अपने आप में एक दल बन जाता है, और समाजवाद ना केवल एक दल बनता है, अपने आप में एक अलग संप्रदाय की घोषणा करता है कि हम हैं ही अलग सबसे। तो M.N. जोशी जो थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे, समाजवाद का। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब हम जो है इन क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे। ना केवल समाजवाद बल्कि मजदूरों का नेतृत्व भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक बातें हो गई। अब बात करते हैं, फरवरी 1928 की बात थी। फरवरी 1928 में एक कहा गया कि भाई आप नेतृत्व स्वीकार करो और चलो आप सब मिलकर एक सर्वदल की सहमति से एक ड्राफ्ट बना लो। तो फरवरी 1928 में इनके सामने एक चुनौती पेश की गई और 10 अगस्त 1928 को ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। अब ड्राफ्ट जब बनकर तैयार होता तब रस्साकशी शुरू हो जाती है, तब खींचातानी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी तो केवल आपको ये बताया कि ये लोग नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी इसमें थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, एक व्यक्ति का नाम है सत्यभक्त, ये भी यहाँ पर थे, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये भी नेहरू रिपोर्ट में एक सदस्य थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू के साथ सदस्य का काम कर रहे थे। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, JL नेहरू, ये कांग्रेस के महासचिव थे। किस चीज़ के? कांग्रेस के महासचिव। तो कांग्रेस के महासचिव थे तो इस नाते इन्होंने कहा कि भाई नेहरू रिपोर्ट के सचिव भी आप बन जाओ। पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, एक ही बार रिपीट कर रही हूँ कि नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। बस इतना ध्यान रखना कि नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। हाँ, मोतीलाल नेहरू के समिति के सचिव नेहरू थे, ठीक है। क्यों सचिव बना दिया गया? क्योंकि जो नेहरू थे इनको कांग्रेस का महासचिव बनाया हुआ था, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद में ड्राफ्ट आ जाता है। क्या ड्राफ्ट आता है, चलो वो देखते हैं, बात करते हैं ड्राफ्ट की। ये इतनी बातें अपन ने देख ली, ठीक है। तो ड्राफ्ट में क्या आता है? ड्राफ्ट में मांगेंगे,
आज़ादी पूरी नहीं, पूरी की पूरी, किसी प्रकार का कोई भी इसमें समझौता नहीं होगा। तो जो पहली लाइन थी, पहला जो स्टेटमेंट था, उसी पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त और मोतीलाल नेहरू, इनके बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो जाता है। पहली शर्त नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अभी डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कुर्सी पर तो बैठेंगे भारतीय, जो मैंने पिछली वाली क्लास में भी बता दिया, लेकिन कामकाज चलाने का काम किसका हो गया? अंग्रेजों का। यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि भाई सारे के सारे अधिकार तो उनके पास और कर्तव्य किसके पास? भारतीयों के पास। इसे कानूनी भाषा में कहें तो डाक, तार, संचार और विदेश। मैं एक बार लिख रही हूँ, डाक, तार, संचार और विदेश, ये 4 जो मामले हैं ये तो अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी सारा का सारा अधिकार किसको हो जाएगा? भारतीयों को हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी सी बात होगी जिसकी मांग एनी बेसेंट कर रही थी कि हमें औपनिवेशिक देश का दर्जा दिया जाए। तो 1928 में हमने क्या मांगा? डोमिनेंट स्टेटस। सुभाष चंद्र बोस के ये क्या है? डोमिनेंट स्टेटस। जवाहरलाल नेहरू के ये क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा आपके पापा हैं, माने ही नहीं, खूब कहा मैंने तो, खूब ही कहा, मेरी बात ही नहीं सुनी। नेहरू ने कहा आप वही थे, समिति के सदस्य थे, आपको मुझे बताना चाहिए था। क्या बताना? मुझे लगा कि बाप बेटे को बता के ही रहे। ऐसे थोड़ी होता है कि बाप बेटे को नहीं बताएगा कि मैं क्या मांगने वाला हूँ, और जब वो आपको वो नहीं बता रहे तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? सुभाष चंद्र बोस एक असमंजस में आ गए। तो इन बातों की वजह से सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यभक्त, ये तो हो गए एक तरफ, और मोतीलाल नेहरू पड़ गए अकेले। अब यहाँ पर बात क्या थी? एक चीज जोड़ी गई, मध्यस्थता कौन करेंगे? गांधी जी। गांधी जी कहेंगे अरे गुस्सा मत करो रे, आप मांग तो डोमिनेंट स्टेटस रहे, वो ये भी नहीं देने वाले, अपनी गलतफहमियां निकाल दो। माथा खराब है आप लोगों का, कह रहे हो डोमिनेंट स्टेटस नहीं मांगेंगे, हम पूर्ण स्वराज्य मांगेंगे, हमें पूरी की पूरी रोटी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहिए, ये तो लेके बताओ। तो गांधी जी के इसमें एक लाइन जोड़ दो, बड़ी दिक्कत नहीं है, झगड़ा तो मत करो, 1 साल के अंदर अगर आप हमें डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा नहीं देते हैं तो उसके बाद हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। ये दूसरी बात हो गई। ध्यान रखना कितने समय दिया गया? 1 साल। ठीक है, तो ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, 1 साल वाली। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 1 साल के अंतर्गत अगर आपने हमें ये नहीं दिया, 1 साल का समय क्या है? ध्यान देना, ये रिपोर्ट पेश हो रही है 10 अगस्त 1928। ठीक है, 28 के बाद क्या आएगा? 29। ठीक है, तो 31 जनवरी 1929 तक का समय दिया गया, 1929 का। ठीक है, तो अब जो भी 1 साल अब आप लगा लेना, 31 जनवरी 1929, 1929। ध्यान रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 1929 फिर आएगी, मैं फिर बताऊंगी आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट है। क्यों डेट है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई चीज़ों से लिंक करती है। तो इस समय तक इनको डेडलाइन दी गई कि या तो हमें डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे दो, नहीं तो फिर हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। गांधी जी कहते को रुको, अभी तो फिर 47 में जाके आज़ादी मिलेगी, अभी से तुम पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हो। दूसरी बात ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बातें ये पूछे जाते हैं। इसमें पहली बार 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार। सर या तो इंक दे या फिर दूसरा पेन दे, वहाँ से पीछे रखा पेन। तो मौलिक अधिकारों की जो बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की, 19। अब 19 तो आपको देख के ऐसा लगे भाई जो बच्चा पढ़ता है उसे तो पता होगा कि वर्तमान में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वो हमको छीन करके विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 क में लिख दिया गया उसको, संपत्ति के अधिकार को। तो अब यहाँ पर 19 मौलिक अधिकार, एक्चुअल में जैसे हमारे 14 से लेकर के 18-19 तक समानता का अधिकार चलता है, बिल्कुल वैसे उन्हीं को बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया अलग से। ठीक है, तो 19 अधिकारों में से आप ये मान के चलो 10 मौलिक अधिकार जो हैं वो वर्तमान में भारतीय संविधान में एज इट इज शामिल है।
अब 10 का मतलब ये मत समझना आप 10 मौलिक अधिकार, 10 तरीके थे अधिकारों के। स्वतंत्रता, समानता जो मौलिक अधिकार है, जीवन का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, उसी में बहुत सारे हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता दी गई है। 16 में लोक नियोजन में अवसर के आधार पर समानता। तो तीनों मैंने समानता ही बताई, तो वो अलग अलग सेपरेट करके लिखी गई है। ठीक है, तो 10 मौलिक अधिकार हमारे किस चीज़ में शामिल कर लिए गए? संविधान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखना, महिलाओं को भी वयस्क मौलिक सभी अधिकारों की बात की गई। सभी मतलब संपत्ति के अधिकार की बात की गई, मत के अधिकार की बात की गई, तो सारे के सारे अधिकारों की बात यहाँ पर महिलाओं के लिए की गई। ठीक है, तो ये 2 बातें आप नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात में इंपॉर्टेंट में ये कहा गया कि जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर किया जाए। ये वाली बात थोड़ी सी कम जचती है और आज के समय में भी कम जचती है, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाता तो ये बड़ी खतरनाक वाली स्थिति हो जाती। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और भाषाओं के आधार पर अगर आप राज्य बनाने लगे तो देश के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में बात की गई, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रांतों का क्या होना चाहिए? गठन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान रख लेना। चौथी बात, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए, अलग से दर्जा दिया जाना चाहिए राज्य का। ठीक है, प्रांत का दर्जा दिया। ये बात तो मैंने आपको साइमन कमीशन में भी बता दी। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, उत्तर सिंध को बम्बई से अलग किया जाना चाहिए। सिंध को बम्बई से अलग। देखो बम्बई कहाँ, सिंध कहाँ, वास्तव में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, प्रांतीय आधार पर। उसके बाद इसमें एक बात की गई है, इंपॉर्टेंट है वो, ये कहा गया कि जो राज्य हैं, राज्यों को जो केंद्रीय विधान परिषद है, उनको अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को ना प्रदान करके केंद्रीय विधान परिषद को प्रदान की जाए। देखो इसको ऐसे समझना, एक है प्रांत और दूसरा है केंद्र। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट जिसे कहा जाता है, इसमें जितने भी विषय लिखे गए इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची वे विषय जिन पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। समवर्ती सूची अपन जब संविधान पढ़ेंगे उसमें थोड़ी गहनता से और लिखा हुआ है, 249 आर्टिकल के अनुसार अगर केंद्र किसी मुद्दे को लेकर के जाए, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे, तो वो केंद्र उस पर अधिकार बना सकता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ना संघ सूची में लिखे, ना राज्य सूची में लिखे और ना ही समवर्ती सूची में लिखे, उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाए? केंद्र को। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की जाए? केंद्र को। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट चलो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 8वीं बात इन्होंने कही कि जो देसी राज्य हैं, देसी राज्य कौन से थे भाई? देसी राज्य अपन हो गए राजस्थान वाले, जो प्रिंसली स्टेट कहलाते थे, अपने राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं वो बोले उनको अगर शामिल करना है भारत में तो पहले वहाँ पर उत्तरदायी शासन लागू हो। ठीक है साहब, उत्तरदायी शासन लागू हो, ये बात इन्होंने कही। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। एक पॉइंट और मैं यहीं लिख देती हूँ, इन्होंने कहा केंद्र में और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो। अभी अपने केंद्र में द्विसदन है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा, लेकिन राज्यों में सभी जगह दूसरा सदन है भी और नहीं भी। सभी जगह तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ राज्यों में यानी कि 7 राज्यों में तो है, 6 राज्यों में तो है अब तो, और बाकियों में नहीं है। ध्यान रखना, इन्होंने कहा 2 सदन हो। ठीक है, एक होगा जिसे वर्तमान में अपना लोकसभा है, उसे कहा गया निम्न सदन, और इस निम्न सदन को कहा गया प्रतिनिधि सदन। आप थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, प्रतिनिधि सदन, यानी कि अपने जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं वो
इसको निम्न सदन आज भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम है लोकसभा। देखो मैं वर्तमान का नाम लिख रही हूँ, कभी एग्जाम हॉल में या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ तो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, लोकसभा। ठीक है, एक बात और कही गई, मैं इसको लिख रही हूँ कि जो राज्य है, सॉरी, जो दूसरा सदन है उसे सीनेट कहा जाएगा। दूसरा सदन उसे सीनेट कहा जाएगा। सीनेट का मतलब जिसमें प्रतिनिधि चुनकर नहीं, अपॉइंट करके जाएंगे, यानी कि निर्वाचित नहीं होंगे, वो निर्वाचित होंगे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर उसमें नहीं होंगे। तो सीनेट जो होगा उसे उच्च सदन कहा जाएगा। ठीक है, ये दोनों सदनों की बात हो गई। ये वाली सारी बातें तो इसमें थी। अब एक लास्ट पॉइंट और है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, उसके स्थान, उस संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर। पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर, पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर। ये क्या थी, ये पूरे डिटेल में आपको 2 मिनट में अभी बता देती हूँ। ये क्या थी, अंग्रेजों ने द्वैध शासन की बात की, साथ ही साथ अंग्रेजों ने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए। इन्होंने कहा एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में एक मुस्लिम कैंडिडेट व्यक्ति या सिख कैंडिडेट व्यक्ति खड़ा होगा और उसको केवल मत देने का अधिकार उसी संप्रदाय के लोगों को होगा। सिख व्यक्ति खड़ा है तो सिख को ही इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा। इससे नुकसान क्या होगा, जो सिख व्यक्ति है वो केवल सिख के भले की बात करेगा, बाकी जो जनता वहां रहती है उनके भले की कोई भी बात नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर किसे अपनाया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। ये तो बात हो गई नेहरू रिपोर्ट की। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जो अंतिम रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट पर यह ध्यान रखना, जो जैकर थे, हिंदुओं का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, सॉरी प्लीज़, मुझे पसंद नहीं आई, भले आपने मुझे इसका सदस्य बना दिया होगा, मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। M.N. जोशी, इन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं भी इसको नहीं मानता, मैं भी इस पर सिग्नेचर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि नेहरू और सुभाष ये दोनों गुस्सा होकर एक हो गए और इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया, इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया। तो ये जो संगठन बनाया, ये नेहरू और किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने। ये 1928 में बनाया। बच्चों ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता रही हूँ कि सुभाष चंद्र बोस 1943 में, सॉरी 1942 में मार्च में एक ऐसे ही नाम का संगठन बनाएंगे, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया, इंडियन लीग फॉर इंडिया, इंडियन लीग फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बनेगा कब, 1942 में, और ये कब बना है, 1928 में। इसका एक सीधी सीधी बात ये थी कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों अपने पापा से, यानी कि मोतीलाल नेहरू से नाराज हो जाते, कह देते हैं कि हमें जो आपका बात करने का तरीका है नॉमिनी स्टेटस वाला, वो पसंद नहीं आ रहा। इसमें क्या लोचा था मैं आपको बताती हूँ, ध्यान देना। ये बात है 1928 के, 1928 10 अगस्त को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी समय 1928 में भगत सिंह बहुत बड़े लेवल पर हाईलाइट हो जाता है। 8 अप्रैल 1928 के दिन, 8 अप्रैल 1928 के दिन भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं वहाँ पर, दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट 2 बिल पास हो रहे थे। जब उनका कोर्ट में ट्रायल चलता है तो भगत सिंह साफ साफ कहते हैं टोटल इंडिपेंडेंस,
संपूर्ण आज़ादी चाहिए। कमज़ोर और एक व्यक्ति जो मजबूत है उसमें किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो सकती, पहले हमारे देश से बाहर निकलो उसके बाद बात करेंगे। तो भगत सिंह इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे कि कांग्रेस का जो अस्तित्व उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, 1885 में संगठन बना, 1928 तक तुमसे बात नहीं हो रही है, एक लड़का अभी 20-21 साल का है वो इतनी बड़ी स्तर पर मांग कर रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगत सिंह की जो मांग थी उसका इन चीज़ों पर प्रभाव था, पूर्ण स्वराज्य का। ठीक है, मैं आपको यहीं पर एक चीज़ लिंक कर देती हूँ जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी, ये मांग 31 दिसंबर, ठीक है, 1929 के दिन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के द्वारा कौन सी डेट डिसाइड की गई है? 31 दिसंबर 1929 लाहौर। मतलब इन्होंने फिर भी इतना समय ले लिया कांग्रेस ने ये बात करने के लिए कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 जनवरी आएगी, 2 जनवरी के बाद 1929 के बाद 1930 होगा, और 30 में पहली बार 26 जनवरी के दिन भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेहरू रिपोर्ट। आज की इतनी अपन बात करते हैं, इतना ही ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो छोटी सी ध्यान से। किसी भी एग्जाम में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भाग लो और एक होते हैं भाग लो, रन अवे या पार्टिसिपेट। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें से कौन सा चुनने वाले हो, या तो पार्टिसिपेट करो या रन अवे। ठीक है, 60 दिन बचे हैं, दिन रात लग जाओ, मैं आपको यहाँ से सारी की सारी चीज़ें बताने वाली हूँ उसी मंच से, और आप इन चीज़ों को कंठस्थ करना शुरू कर दो। थैंक यू, वीडियो आपने लास्ट तक देखा। ठीक है।